हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन के कुछ और क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को रीड किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा और फाइनली इनको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा विद देयर सॉल्यूशंस। सो इस क्लास में जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा चुका हूं क्वेश्चन बैंक के। तो मैं उसी क्वेश्चन बैंक को कंटिन्यू करूंगा और उसके कुछ और क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। और फिर मेरी एक दूसरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी जो कि पीजीबीपी की वीडियो होगी, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा इनकम अंडरहेड पीजीबीपी का चैप्टर। तो उस चैप्टर को हम उस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब आपको साइमल्टेनियसली दो वीडियोस मिलेंगी, जिसमें एक वीडियो आपको क्वेश्चंस की मिलेगी जो कि इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन के क्वेश्चंस होंगे और एक वीडियो में मैं आपको दूंगा आपका चैप्टर जो कि इनकम अंडरहेड पीजीबीपी का रहेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन के, जो कि मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन बैंक से। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 18 तक मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था, तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। आर एक्वायर्ड, आर ने एक्वायर किया है एक कैपिटल एसेट अदर देन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो कैपिटल एसेट दिया है वो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और शेयर, और इसका मतलब ये शेयर्स भी नहीं है, तो ये एक ऐसा कैपिटल एसेट है विच इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो नॉट अ शेयर, बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर इन द प्रीवियस ईयर 6-7। तो उसके फादर से उसे ये जो प्रॉपर्टी मिली, यहां पर ये प्रॉपर्टी एक सन को मिली है फादर से, जो कि 2006-7 में मिली है। When its FMV was 3 लाख, और इसकी जो FMV थी ये 3 लाख रुपए थी उस समय पर जब ट्रांसफर किया गया। The father had acquired the capital asset in the previous year 2003-4। फादर ने इस प्रॉपर्टी को 2003-2004 में खरीदा था 9 लाख रुपए में। The asset was introduced as capital contribution to a partnership firm in which R become a partner on 5/6/2020। तो ये जो R है, जो सन है, ये किसी फर्म में पार्टनर बनने जा रहा था, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा था। तो एडमिशन के वक्त 5 जून 2020 को इसने ये कैपिटल एसेट वहां पर कन्वर्ट करवा दी। Market value of the asset on 5/6/2020 was ₹4 lakh, but it was recorded in the books of accounts of the firm at 25 lakh। तो आपको मैंने एक सेक्शन बताया था, when capital asset is transferred to a firm by way of capital contribution, तो वहां पर आपको वो वैल्यू लेनी होती है जिस वैल्यू से आपने उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया है, वो आपका सेल्स कंसिडरेशन बनता है, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन बनता है। याद है आपको? बिल्कुल याद होगा सर। इसके बाद देखिए, फिर वो कहता है इज देयर एनी कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ आर। क्या आर के हाथ में कोई कैपिटल गेन आएगा? अगर आएगा तो प्लीज कंप्यूट द अमाउंट। आप उसे अमाउंट भी बताइए कि कितना आएगा। आइएगा इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 says computation of capital gain in the hands of R। R के हाथ में कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? देखिएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स कंसिडरेशन। तो सेल्स कंसिडरेशन कितना लेंगे आप? जितनी वैल्यू पर वो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज 25 लाख। अब आप एग्जामिनर को ये नहीं बताएंगे कि 25 लाख हो गया, आप एग्जामिनर को ये भी बता के आएंगे कि भैया कैसे 25 लाख है, बेसिस क्या है इस 25 लाख का। तो उस 25 लाख के बेसिस के लिए आप देखिए सेक्शन, मैंने आपको एक रेलेवेंट सेक्शन बताया था जब आप इसे फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट
बाय अ पार्टनर टू मेंबर, सेक्शन 45(3) जो ये कहता है द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन विल बी द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट में लिख के आएंगे उसको, वर्किंग नोट नंबर 1 दीजिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहां पर आप लिखेंगे एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 the full value of consideration shall be deemed to be the amount recorded in the books of account। क्लियर? तो यहाँ पर 25 लाख रुपए आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन बन जाएगा इस वाले केस में। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 पर आपने बता दिया। माइनस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो हमारे क्वेश्चन में तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन। बताइए नेट सेल कंसिडरेशन कितना आएगा, 25 लाख। माइनस इसमें से आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन, बट क्योंकि नेचर ऑफ द असेट इज अ लॉन्ग टर्म, तो यहां पर आप क्या ले लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। और इसके लिए भी आप वर्किंग नोट नंबर 2 देके आइएगा, क्या लिखेंगे, इन केस वेयर asset is asset is received from previous owner by way of gift, the cost of acquisition shall be deemed to be the cost of previous owner। तो इसको आप लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, लैंग्वेज से कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, बट द पॉइंट इज कि जो सेक्शन की बेसिक इंटेंशन है, सेक्शन का जो मेन प्रोविजन है, सेक्शन क्या बात कहता है, वो बात आप एग्जामिनर को यहां पर लिख के आ जाएं। लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है। तो बताइए मेरे वाले केस में, क्वेश्चन में आप क्या कॉस्ट लेंगे, आर को ये प्रॉपर्टी, सन को ये प्रॉपर्टी उसके फादर से 2006-7 में मिली है, उसके फादर ने ये प्रॉपर्टी 2003-4 में खरीदी थी। तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, जिस दिन आपको मिली है उस दिन की एफएमवी लोगे, या आपके फादर ने इसे जितने में खरीदा था वो एफएमवी लोगे, वो कॉस्ट प्राइस लोगे एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जिस दिन आपके फादर ने इसे खरीदा था उन्होंने इसे कितने में खरीदा था। तो देखिए आपके फादर ने ये प्रॉपर्टी 2003-4 में 9 लाख रुपए में खरीदी थी। आइए 9 लाख रुपए मेरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। क्लियर है यहां तक? मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप इसे, मल्टीप्लाई आप करेंगे उसे CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने वाला CII 301 है। अब तो आपको प्रैक्टिस करते करते पता भी चल गया होगा कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका CII 301 है। डिवाइड आप किससे करेंगे, CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट एक्वायर्ड। तो आपने क्योंकि ये खरीदी नहीं थी, आपको बाय वे ऑफ गिफ्ट मिली थी, तो अगर आपको बाय वे ऑफ गिफ्ट मिलती है, बाय वे ऑफ विल मिलती है, इनहेरिटेंस मिलती है, तो जो आपके प्रीवियस ओनर ने जब एक्वायर करी थी तब का CII लिया जाएगा। तो आपका प्रीवियस ओनर कौन है, फादर। फादर ने प्रॉपर्टी कब एक्वायर करी थी, 2003-4 में। तो यहाँ पर आप 3-4 का CII बताइए बुक में देख के, 2003-4 का CII क्या होगा, 3-4 का CII होगा सर 109। बताइए कितना आ जाएगा, 9 लाख इंटू 301 बटे में 109,
यहां पर आ जाएगा 2485,321, 24,85,321। स्टूडेंट एक चीज मैं यहाँ आपको बोलना चाहूंगा, मेरे साथ एक लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन समझिए, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, आप शायद उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। समटाइम क्या होता है, हमारा पूरा ध्यान समझाने में होता है, हम समझाते में कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे बोल जाते हैं, जनरल अक्सर लोगों की लाइफ में होता है, वो बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन वर्ड्स कुछ और निकल जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, बट क्योंकि हम यहाँ पर कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देयर इज नो फेस टू फेस स्टूडेंट। अगर फेस टू फेस स्टूडेंट होता है तो इमीडिएटली हम फेस एक्सप्रेशन देख के, या कोई स्टूडेंट ही हमें बोल देता है कि सर ये जो टोटलिंग की है ये गलत हो गई है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो वो हम तुरंत ठीक कर लेते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, देयर इज नो वन हु कैन पॉइंट आउट कि सर आपने बोला तो 300 लेकिन लिखने में 400 लिख दिया, आपने बोला तो लॉन्ग टर्म लेकिन लिखने में शॉर्ट टर्म कर दिया। तो इस तरह के इश्यूज समटाइम आपको आ सकते हैं, जहां पर हो सकता है टोटलिंग मिस्टेक हो जाए। ऑल्दो आई एम ऑल्सो यूजिंग अ कैलकुलेटर, बट सम टाइम क्या होता है, मेरा पूरा फोकस आपको समझाने में होता है, तो वहां पर माइट बी कि ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, तो प्लीज आप उन मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा। और अगर कहीं पर ऐसी मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक पर मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट पर जाइएगा कि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट आपको क्या डिलीवर किया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं। आप कैलकुलेशंस को मत देखिएगा, कैलकुलेशंस के बेसिस पर आप कॉन्सेप्ट को डेवलप मत करिएगा, मेन आप इंटेंशन को समझिएगा। क्लियर? तो यहां पर बताइए क्या आ जाएगा आपके पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा बताइए, 25 लाख माइनस 24,85,321, इट इज 14679। देख लीजिए एक बार आंसर में क्या लिखा हुआ है, 14679। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 मैंने आपको होमवर्क दिए हुए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज अब कर लीजिएगा। नाउ आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 22, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा स्टूडेंट, अ फर्म, एक फर्म के पास, अ फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स, एक फर्म के पास 3 पार्टनर हैं, नेमली आर जी एंड एस, आर जी और एस के नाम के 3 पार्टनर हैं, रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर हो रहे हैं 15/10/2020 को। His capital balance and the profit till the date of retirement stood at ₹15 lakh। तो जो उनका कैपिटल बैलेंस है वो 15 लाख रुपए है बैलेंस शीट के हिसाब से। द फर्म ट्रांसफर हिज लैंड टू एस इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, फर्म ने एस को, फर्म का लैंड था उसकी बैलेंस शीट में, वो ट्रांसफर कर दिया एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन दैट डे वाज 28 लाख, बट जो मार्केट वैल्यू था उस दिन उस लैंड का वो 28 लाख रुपए था। द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय द फर्म ऑन 5/10/1/5/2004 एट ₹10 लाख। तो ये फर्म ने जो लैंड खरीदा था कभी अपने टाइम पर अपनी बैलेंस शीट में, वो 1/5/2004 को खरीदा था 10 लाख रुपए में। बताइए फर्म ट्रांसफर कर रही है अपना लैंड, कैपिटल गेन किसके हाथ में निकालेंगे आप, फर्म के हाथ में निकालेंगे। कैपिटल गेन किसके हैंड्स में टैक्सेबल करवाएंगे, फर्म के हाथ में, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एसेट कौन ट्रांसफर कर रहा है, फर्म ट्रांसफर कर रही है, किसको, पार्टनर को। तो अगेन इसकी प्रेजेंटेशन पर नहीं जाएंगे, या चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर आप लिखेंगे क्वेश्चन 22, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म, फर्म के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा।
बताइए क्या चाहिए आपको सबसे पहले? सेल्स कंसिडरेशन। अब सेल्स कंसिडरेशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 पर जाइए और यहाँ पर बुक पर भी आ जाइए। फर्म अगर कुछ ट्रांसफर करती है, सेक्शन है 45 सब सेक्शन 4। क्या कहता है ये सेक्शन? अगर कोई कैपिटल एसेट फर्म ट्रांसफर करती है टू इट्स पार्टनर और मेंबर, देन इन दैट केस जो कैपिटल गेन आएगा वो फर्म के हाथ में आएगा। और यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट शेल ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शेल बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 the full value of the consideration shall be deemed to be, सॉरी ऐसे लिखेंगे, the FMV of the capital asset as on date of transfer shall be deemed to be the फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो बताइए मेरे क्वेश्चन में कितनी है? जिस दिन एसेट ट्रांसफर करी है उस दिन की एफएमवी कितनी है? द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन दैट डे 28 लाख रुपीस। तो आप यहां पर लिखेंगे 28 लाख रुपए। माइनस क्या करेंगे आप इसमें से? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, जो कि आपका कितना है? 0। तो ये क्या आ गया? नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब नेट सेल्स कंसिडरेशन में बताइए कितना लेंगे आप? 28 लाख। इसमें से आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम इसमें से? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बताइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? फर्म ने इसको कितने में खरीदा था? क्वेश्चन में देखिए, फर्म ने इस लैंड को 10 लाख रुपए में खरीदा था। तो 10 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी और मल्टीप्लाई 301 से होगा, डिवाइड किससे होगा ये आप मुझे बताइए। इन द CII of the year in which firm has acquired this capital asset। तो फर्म ने कब एक्वायर करी थी? 1/5/2004 को। तो कौन सा CII लगाओगे? 3/4 का या 4/5 का? 4/5 का CII लगेगा। बताइए 4/5 का CII कितना है? 113 113। बताइए जरा कैलकुलेट करके कितना आएगा? 10 लाख इंटू में 301 डिवाइडेड बाय 113, that comes to be 26,63,717। इंप्रूवमेंट है नहीं क्वेश्चन में, तो ये क्या बन जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताइए कितना आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 1,36,283 रुपए। क्लियर है यहां तक? आइएगा बुक पर वापस। 1,36,283 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा स्टूडेंट्स। इट इज अ ब्लॉक ऑफ एसेट केस। तो ये पीजीबीपी के बाद आप करिएगा, प्लीज पीजीबीपी से पहले इस क्वेश्चन को मत टच करिए, आपको अभी ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 को। X acquire a house for rupees 1,20,000 in 1997 में उसने एक मकान खरीदा था 1,20,000 का। On his death on October 2006, जब उसकी डेथ हुई 2006 में, तो ये मकान उसने ट्रांसफर कर दिया। नहीं, अभी ट्रांसफर की बात नहीं है। द हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय हिज सन। ओके, तो उसके सन के पास ये मकान चला गया। The market value of the house as on 1st April 2001 was rupees 2 lakh। तो जो FMV थी, मार्केट वैल्यू थी 1/4/2021 को इस मकान की, वो कितनी थी?
इसको आप ठीक कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये मार्केट वैल्यू 2001 की है। तो द मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 was rupees 2 lakh. The house was acquired by the government on 15/3/2013। 15 मार्च 2013 को सरकार ने इसे कंपलसरी एक्वायर कर लिया और ₹12,60,000 और बोला कि हम आपको 12,60,000 रुपए देंगे। एंड a compensation of 10,20,000 is paid to him on 25/3/2014। 25 मार्च 2014 को उसे कंपनसिएशन के अंदर से 10,20,000 रुपए दे भी दिए। द बैलेंस ऑफ 240 ऑन 15/4/2014। बैलेंस उसे कब मिला? 15/4/2014 को मिला। वाई filed a suit against the government and challenging the quantum of compensation and the court order for giving an additional compensation। सरकार कोर्ट ने बोला कि हम आपको एडिशनल कंपनसेशन दिलवाएंगे, कितना? 4 लाख रुपए का। He incurred an expenditure of ₹10,000 in connection with the suit। उसने 10,000 रुपए वहां पर एक्सपेंस भी खर्च किया ताकि उसे एडिशनल कंपनसेशन मिल पाए। The additional compensation is received on 15 मार्च 2020। Compute the capital gain chargeable to tax। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट हैं, मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। 24 में क्या हुआ है? आपने एक एसेट 1,20,000 की खरीदी थी, उसके बाद 97-98 में खरीदी गई थी, 2006 में आप एसएससी की डेथ हो गई, ये प्रॉपर्टी उसके बेटे के पास चली गई। बेटे ने ये प्रॉपर्टी कंपनसेशन के तहत, कंपल्सरी एक्विजिशन के तहत 15 मार्च 2013 को 12,60,000 रुपए में ट्रांसफर कर दी गवर्नमेंट को। आपको याद होगा कंपल्सरी एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट, सेक्शन बताइए कौन सा था कंपल्सरी एक्विजिशन? बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी उठा के ले जाएगी तो कौन से साल में आप टैक्सेबल करेंगे? आप टैक्सेबल करेंगे सर उसे उस साल में जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव हो जाएगा। याद है या नहीं? बिल्कुल याद है सर, ये रहा टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ अ कंपल्सरी एक्विजिशन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, जो ये कहता है कि कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया जाएगा उस साल जिस साल आपका ट्रांसफर हुआ है, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच यू रिसीव द कॉम्पनसेशन। और अगर आपको पार्ट कंपनसेशन में मिल जाएगा तो पूरे कंपनसेशन के बेसिस पर कैलकुलेशन की जाएगी और आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बताइए मेरे क्वेश्चन में कंपनसेशन कितना था? 12,60,000, लेकिन आपको पार्ट कितना मिला? 10,20,000। तो आप कंप्यूटेशन पूरे 12,60 पर करेंगे या 10,20,000 पर करेंगे? पूरे 12,60 पर करेंगे। आइएगा यहां पर बताइए, यहां पर लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल for the transfer of capital asset by way of compulsory acquisition। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर आप सेल्स कंसिडरेशन क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? यहां पर आप लेंगे 12,60,000 माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट क्योंकि एसेट का जो नेचर है वो लॉन्ग टर्म है, देखिए ना 1997-98 में कोई चीज खरीदी है, सरकार 2013 में एक्वायर कर रही है, 2013 में ही किया है ना। हाँ, तो क्या तब तक ये लॉन्ग टर्म नहीं बन पाई होगी? बन गई होगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। अब इंडेक्स लेंगे तो बताइए वर्किंग नोट नंबर 1 कहानी में आ जाएगा, जो ये कहेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो वही सेम कहानी लिखिएगा। As per the relevant provision of Income Tax Act 1961, the cost of acquisition will be considered as the cost of acquisition of a previous owner when the asset is transferred in case of a
गिफ्ट, इन केस ऑफ अ विल, इन केस ऑफ अ इनहेरिटेंस, व्हाटएवर। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगी बताइए? जो फादर की प्रॉपर्टी थी जब उन्होंने एक्वायर करी थी 1997-98 में, तो तब की वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। इस केस में वी हैव अ ऑप्शन टू टेक दी एफएमवी। तो एफएमवी कितनी है 1/4/2001 की? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए एफएमवी ले लो। अच्छा, एफएमवी और कॉस्ट विच एवर इज हायर लेना होता है। तो आपने क्योंकि एक 20 में ली थी इसलिए आप 2 लाख ले रहे हो। अगर मान लो कॉस्ट ज्यादा होती तो आप कॉस्ट ले लेते। मल्टीप्लाई बाय सीआईआई कौन से साल का करेंगे बताइए? जिस साल एसेट ट्रांसफर हुई है। तो एसेट कब ट्रांसफर हुई है? सन के पास से एसेट गई है 15 मार्च 2013 को। तो कौन सा सीआईआई लोगे? 13-14 का या 12-13 का? 12-13 का सीआईआई लोगे। तो आइए 12-13 का सीआईआई बताइए कितना है? 200। तो 200 आप यहां पर ले लोगे और डिवाइड किससे करोगे आप? सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट एक्वायर्ड। तो क्योंकि आपको एसेट तो इनहेरिटेंस में मिली है, बाय वे ऑफ डेथ मिली है, तो यहाँ पर आपके प्रीवियस ओनर का सीआईआई लिया जाएगा। अब उसमें भी यहाँ पर देखो 1997-98 और 2001 विच एवर इज लेटर का सीआईआई लोगे, क्योंकि 1997-98 में तो कोई सीआईआई था ही नहीं। तो यहाँ पर आपका जो बेस सीआईआई आ जाएगा वो 100 आएगा, क्योंकि 2001 और 1997-98 में विच एवर इज लेटर 2001 आएगा। तो 2001 का सीआईआई आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बताइए कितना आ जाएगा? 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। अच्छा, ये आ जाएगा जी 4 लाख। अब बताइए यहाँ पर ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 8,60,000। अच्छा, ये कौन से साल में टैक्सेबल होगा जरा ये भी मुझे बता दो। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच यू रिसीव द कंपनसेशन। तो आपको कंपनसेशन मिला कब है? 10,20,000। पार्ट पेमेंट आपको कब मिली? 25 मार्च 14 को। तो ये आपका प्रीवियस ईयर 13-14 में, जिसका कि असेसमेंट ईयर 14-15 होगा, वहां पर ये अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको एक एडिशनल कंपनसेशन भी मिला है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले इसका आंसर। असेसमेंट ईयर 14-15 में इस पर आपको टैक्स देना होगा जो आपका कंपनसेशन आपको मिला था। क्लियर है हम यहां तक? ठीक है जी। अब बात करते हैं जो आपको एडिशनल कंपनसेशन मिला है। तो यहां पर आप करिएगा एडिशनल कंपनसेशन के लिए वर्किंग। अब आपको पता होगा एडिशनल कॉम्पनसेशन उस साल टैक्सेबल होता है जिस साल आपको वो कॉम्पनसेशन मिलता है। तो यहां पर बताइए सेल्स कंसीडरेशन में आप क्या लेंगे? सेल्स कंसीडरेशन में एडिशनल कंपनसेशन आपको 4 लाख रुपए का डिसाइड किया गया है। तो 4 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। माइनस अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस आपने किए थे? यस, 10,000 रुपए के आपने एक्सपेंसेस इंकर्ड किए थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे? कुछ भी नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या लोगे? कुछ भी नहीं। तो बताइए नेट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या आ जाएगा? 3,90,000। सर आप इसे लॉन्ग टर्म क्यों कह रहे हो? आपको कैसे पता लॉन्ग टर्म है? मैंने बताया था आपको कि अगर ओरिजिनल एसेट जिसका की कंपन एक्विजिशन हुआ है अगर वो लॉन्ग टर्म है, तो जो उसका एडिशनल कंपनसेशन आएगा वो भी लॉन्ग टर्म की कैपेसिटी में ही टैक्सेबल होगा। क्लियर है? तो ये आपका कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा बताइएगा? असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल होगा। ये आपका अमाउंट जो टैक्सेबल होगा वो असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल होगा।
क्योंकि आपको यह पैसा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मिला है, जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 आएगा। इतनी सी बात थी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। आपको केवल इतना सा ही काम करना है, वर्किंग नोट के साथ करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर। So the long-term capital gain is 8,60,000 and the LTCG on the enhanced compensation is 3,90,000. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 आप होमवर्क में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 आप घर से करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 5A जो आपका JDA वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, उस पर बेस्ड है। आप प्लीज इसको होमवर्क में करिएगा, आपका आंसर मैच हो जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। इसके बाद आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 को मैं देख लेता हूं, क्या आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं या नहीं। हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑल्सो होमवर्क। बात करते हैं 28 की, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अभी। कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको कैपिटल गेन बताना है इन केसेस में। ये मैं आपके साथ हो सकता है ओरली डिस्कस करूं या हो सकता है मैं रफली डिस्कस कर लूं, इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करेंगे। आई बिलीव अब आप प्रेजेंटेशन तो समझ गए होंगे कि अल्टीमेटली आपको कैपिटल गेन के क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। ठीक है। सो P commence a business on 15/4/2002. Said business is sold by P on 18/4/2020. He received 12 lakh towards the goodwill. उसने 12 लाख रुपए गुडविल के रेस्पेक्ट में रिसीव किया। तो बताइए, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें आप गुडविल बनाना शुरू करते हैं, इट इज अ केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल आती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? एज पर सेक्शन 55, अमेंडेड सेक्शन 55, नील होती है। याद है आपको सेक्शन 55 में अमेंडमेंट करके बोला गया था कि इन केसेस में द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसीडर्ड एज नील। और क्यों बोला था नील? ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो ओवररूल की जा सके। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा, 12 लाख रुपए अगर आपको गुडविल के नाम पर मिला है तो आपका सेल्स कंसीडरेशन 12 लाख बनेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 0 है। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 0 है तो आपके लिए पूरा का पूरा ये अमाउंट क्या बन जाएगा? तो इस केस में पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए 12 लाख रुपए कैपिटल गेन बन जाएगा। और ये कौन सा कैपिटल गेन होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो प्लीज आप इसका आंसर लिखिएगा। ₹12 lakh will be the LTCG। पार्ट बी देखिए, ये कहता है व्हाट विल बी दी योर आंसर। आपका क्या आंसर होगा इन दी अबव केस इफ टी हैड एक्वायर द गुडविल फॉर द बिजनेस फॉर ₹4 लाख। तो अगर आपने ये गुडविल एक्वायर करी है तो उस केस में तो जो आपकी कॉस्ट है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो बताइए, 12 लाख रुपए में आपने गुडविल बेच दी है, माइनस करेंगे 4 लाख, लेकिन इसका इंडेक्सेशन किया जाएगा। तो इंडेक्सेशन में 301 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड किससे होगा? इन द ईयर इन विच यू एक्वायर्ड दिस गुडविल। तो आपने ये गुडविल कब एक्वायर करी थी? 4 लाख रुपए की गुडविल आपने एक्वायर करी थी 15/4/2002 को, जब आपने बिजनेस शुरू किया था। तो 2002-2003 का CII बताइए कितना लिया जाएगा? 2002-3 का CII है 105। तो आप 105 से डिवाइड करेंगे इसे, बताइए कितना आ जाएगा? 4 लाख इंटू में 301 डिवाइडेड बाय 105, ये आ जाएगा 1,14,000 11,46,667 रुपए। तो बताइए 12 लाख में से 11,46,667 रुपए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 53,333 रुपए। ये आपका अमाउंट है जो कि गुडविल में आपका टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, R has been living in a rented accommodation since 1994। R एक rented accommodation में रह रहा था 1994 से। He is paying a rent of
₹500 पर मंथ, वो ₹500 पर मंथ रेंट दे रहा था। द लैंडलॉर्ड गॉट द हाउस वेकेटेड फ्रॉम आर ऑन 16/7/2020 and paid a sum of ₹5 lakh for the vacating house. This is the case of tenancy right. Tenancy right क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टेनेंसी राइट मतलब जब आप एक मकान में बहुत लंबे समय तक रह लेते हैं विदाउट अग्रीमेंट, तो उस केस में एक टाइम के बाद आपके पास उसमें राइट क्रिएट हो जाता है, टेनेंसी राइट। मतलब आप उस मकान को जब खाली करते हैं देन यू कैन डिमांड फॉर द कंपनसेशन। तो ऐसा ही हुआ, आप 1994 से एक मकान में रह रहे थे, ₹500 आप उसका किराया पे किया करते थे, लेकिन जब आपसे मकान खाली कराने की बात कही तो आपने बोला टेनेंसी राइट के की वजह से मुझे ₹5 लाख कंपनसेशन दो। तो बताइए, टेनेंसी राइट भी आपके लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। सेक्शन 55 के हिसाब से, अमेंडेड सेक्शन 55 के हिसाब से इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? निल। तो जब आपको ₹5 लाख मिलेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी निल है, तो आपका कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा ₹5 लाख आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। देखिएगा इसका आंसर एक बार। तो पॉइंट 1 में आंसर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 53। इसमें जो ए पार्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, ए वाले का मैंने आंसर पीछे दे दिया 12 लाख। दूसरे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका पूरा का पूरा 5 लाख आ गया। वापस आइएगा क्वेश्चन के पार्ट 3 पर। पार्ट 3 सेज एस इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली सिंस जनवरी 1983। वो 1983 से अपनी गुड प्रैक्टिस कर रहे हैं सीए की। ही ट्रांसफर द प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस उन्होंने ट्रांसफर कर दी किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ये चार्टर्ड की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, चार्टर्ड नहीं होता, चार्टर्ड होता है। तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस किसी और को ट्रांसफर कर दी ऑन 15/7/2020 को, और उन्होंने 5 लाख रुपए गुडविल के नाम से लिए। तो देखिए, ये जो गुडविल उन्होंने बनाई थी, ये उन्होंने कहीं खरीदी नहीं थी, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में आप क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहां पर सेक्शन 55 लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, सेक्शन 55 नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेक्शन 55 तब लगेगा जब वो बिजनेस का केस होगा। अमेंडेड सेक्शन 55 ने ये बोला था कि इन केस ऑफ अ बिजनेस द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी निल, बट प्रोफेशन के केस में तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो अगर प्रोफेशन के केस में ऐसा नहीं बोला था, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर आप कोई भी कैपिटल गेन अपने ऊपर नहीं लाएंगे। नो कैपिटल गेन शेल एट्रैक्ट, यहाँ पर कैपिटल गेन की बातें नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, आर परचेज अ टेनेंसी राइट। आर ने एक टेनेंसी राइट खरीदे हैं 1/4/1999 को ₹4,60,000 में खरीदे हैं। इस बार याद रखना, एक्वायर किए हैं, बने नहीं है। दिस इज नॉट अ सेल्फ जनरेटेड, यू हैव परचेज्ड इट एंड द सेम वाज सोल्ड ऑन 14/8/2020 फॉर 20 लाख। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टेनेंसी राइट 1/4/2001 को 5,50,000। याद है आपको, ऑप्शन टू टेक एफएमवी इज नॉट अवेलेबल। यहां पर आपको एफएमवी लेने का ऑप्शन नहीं था, यहां पर तो आपकी कॉस्ट ही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती थी। तो देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। आपने कितने में बेचा है? आपने बेचा है 20 लाख रुपए में, तो 20 लाख रुपए आपका क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन 20 लाख माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है आपका? आपने खरीदा था 4,60,000 में। ऑप्शन टू टेक एफएमवी इज नॉट अवेलेबल। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे आ जाइए, देख लीजिए यहां पर वेयर द कैपिटल एसेट। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द FMV is not available. Option to take FMV is not available. तो बताइए 4,60,000 को आप इंडेक्स करोगे 301 से और डिवाइड किससे करोगे आप? इन द ईयर इन विच यू एक्वायर्ड दिस प्रॉपर्टी। तो 1999 का है, लेकिन 1999 का CII तो आपके पास है ही नहीं,
तो वहां पर विच एवर इज लेटर 1/4/2001 और 1999 विच एवर इज लेटर के हिसाब से आप क्या लाओगे 100। बताइए कितना आ जाएगा अमाउंट 4,60,000 इंटू में 301 डिवाइडेड बाय 100 इट कम्स टू बी 13,84,600। बताइए कितना डिफरेंस आएगा माइनस कर दीजिए इसे 20 लाख से 6,15,400। तो ये वो अमाउंट है जो कि आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द इनकम कैपिटल गेन में। क्लियर है यहां तक? कोई भी अगर आपको यहां तक डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बाकी मुझे लगता नहीं कि यहां पर आपको कोई डाउट होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क, आप घर पर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑल्सो योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको कराता हूं, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या चीजें आपको देखनी है, कैसे आपको इसमें चेक करना है। ये एक बार इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। इंस्टीट्यूट कभी इस क्वेश्चन को फिर से पूछ सकता है क्योंकि उसके क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चन है, तो वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है। ऑल्दो यहाँ पर कैपिटल गेन की उतनी नॉलेज टेस्ट नहीं होगी, यहाँ पर जो नॉलेज टेस्ट होगी वो एक दूसरे कॉन्सेप्ट की, दूसरे एस्पेक्ट की डेवलप होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 आप मेरे साथ देखिएगा, क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और जो यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखिएगा स्टूडेंट्स, आर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन रेमिट $40,000 टू India on 16th of September 1989. The amount is partially utilized on 3rd of October 1989 for purchasing 10,000 shares in A Limited of an Indian company at a rate of 12 per share. तो आर जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, उसने $40,000 इंडिया भेजे, उसमें से कुछ पैसा यूज कर लिया गया 10,000 शेयर्स खरीदने के लिए ए लिमिटेड के, और ये जो शेयर खरीदे गए वो 12 रुपए के हिसाब से खरीदे गए। These शेयर आर सोल्ड फॉर ₹56 पर शेयर ऑन 30th March 2021। इन शेयर्स को 30 मार्च 2021 को 56 रुपए के रेट पर बेच दिया गया। The telegraphic buying rate and the selling rate of a US dollar adopted by the State Bank of India are as follows। अब आपको नहीं पता होगा टेलीग्राफिक बाइंग रेट और टेलीग्राफिक सेलिंग रेट क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट में टीटी रेट, टेलीग्राफिक रेट्स। टेलीग्राफिक रेट्स क्या होते हैं, जब मान लीजिए आपके पास, वैसे तो आप ये सीए फाइनल में पढ़ेंगे, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इस स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोर्स आएगा, पूरा टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे फॉरेक्स, बट अभी आपको समझा देता हूं शॉर्ट में। जब आप फॉरेन करेंसी अपने पास रखते हैं, आप मान लीजिए आपके पास फॉरेन करेंसी है और आप बैंक जाते हैं, आप बैंक से कहते हैं कि मुझे ये फॉरेन करेंसी बेचनी है, मुझे ये फॉरेन करेंसी बेचनी है, तो वहां पर बैंक आपको एक रेट ऑफर करता है, कहता है कि हम आपसे इतने रेट में खरीद लेंगे। ऑन दी अदर हैंड, जब आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होती और आप बैंक जाके कहते हैं कि मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, आई वांट टू बाय द फॉरेन करेंसी, तो बैंक आपको एक रेट कोट करता है, कहता है हम आपको इस रेट में फॉरेन करेंसी बेच देंगे। इन दोनों रेट्स में फर्क होता है। फर्क क्यों होता है? पॉइंट इज दैट कि जब बैंक आपको कोई फॉरेन करेंसी बेचता है तो वो वहां पर मार्जिन कमाना चाहता है, जब आपसे वो कोई फॉरेन करेंसी खरीदता है वहां भी वो आपसे मार्जिन कमाना चाहता है। तो व्हाट इज अ टीटी रेट? टीटी रेट एक वो रेट है, उस दिन का रेट है जिस दिन पर बैंक आपसे खरीदने में कितने में खरीदना चाहता है और बेचने में कितने में बेचना चाहता है उस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी को। तो देखिएगा 16th of September 1989 को द बाइंग रेट फॉर $1 इज 18, मतलब उस समय पर 18 रुपए में आपको $1 मिलता, सो दिस इज अ बाइंग रेट। सेलिंग रेट इज 20। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो,
बैंक आपको कह रहा है कि जब मैं आपसे डॉलर खरीदूंगा तो मैं आपको 18 रुपए दूंगा, और जब मैं आपको डॉलर बेचूंगा, अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप मुझे 20 रुपए देना। तो ये बैंक के रेस्पेक्ट में है सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट। तो वो कह रहा है मैं जब खरीदूंगा आपसे डॉलर तो मैं आई विल पे यू 18 रुपीज, बट व्हेन आई सेल द यूएस डॉलर टू यू आई विल पे 20, आई विल चार्ज 20 रुपीज। इस वाले दिन बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट ये है, और 30 मार्च 2021 को बाइंग सेलिंग रेट ये है। कंप्यूट द कैपिटल गेन, अब आपको बताना है कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन द assumption that these shares have not been sold through a recognized stock exchange। तो अगर ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के होते इसका मतलब इस पर एसटीटी पेड होता, तो फिर आप इसे 112 ए में ले जाते, बट इसने मना कर दिया कि 112 ए के नहीं है, ये 112 सेक्शन 112 के हैं। अब आप बताइए यहाँ पर कितना कैपिटल गेन आप निकालेंगे। तो देखिए एक चीज मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझा दूं, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो कि आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, बट वो ये कहता है कि जब भी आप सेल्स कंसीडरेशन निकालेंगे, अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पर एवरेज रेट, बाइंग रेट और सेलिंग का एवरेज रेट लेना है टू कन्वर्ट दैट इनटू द आईएनआर। जब भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो एवरेज लेंगे, जब भी आप इंप्रूवमेंट निकालेंगे एवरेज लेंगे, लेकिन जब फाइनल कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा, उस कैपिटल गेन को आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वहां पर आपको एवरेज नहीं लेना, वहां पर आपको बाइंग रेट लेना है। तो जो बैंक का बाइंग रेट है उस अमाउंट से आप कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करेंगे। जो फाइनल कैपिटल गेन आपका कंप्यूट हो जाएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। बट फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन एवरेज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एवरेज, ठीक है। यहां पर आप लेंगे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, कितना है, आपने कितने शेयर बेचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपने शेयर खरीदे थे 10,000 शेयर खरीदे थे, जो कि बाद में आपने 56 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं 56 इंटू 10,000, 5,60,000 रुपए में आपने सारे शेयर्स बेच दिए। और उस दिन का जो रेट था, एवरेज रेट, आप एवरेज निकालिए किस दिन आपने बेचे हैं, 30 मार्च 2021 को। 69 और 71 का एवरेज कितना आएगा, 70 आएगा। तो 70 के हिसाब से आप बताइए कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 70, तो 8,000 यूएस डॉलर यहाँ पर यूएसडी में वर्किंग हो रही है। माइनस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए आपने कितने में खरीदे थे शेयर, 10,000 रुपए में खरीदे थे, 12 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। तो 10,000 इंटू 12, ये डिवाइड कर दिया जाएगा एवरेज रेट ऑफ द बाइंग डेट। तो आपने खरीदे कब थे, 3 अक्टूबर 1989 को। तो 3 अक्टूबर 1989 को आपने कितने में खरीदा था, ये 19 और 21, इसका एवरेज आप लोगे। मैंने बताया हर चीज एवरेज होगी, बट फाइनल कैपिटल गेन जो कंप्यूट होगा वो फिर हम बाइंग रेट पर लेंगे। तो 20 और 19, 21 और 19 का एवरेज कितना आ जाएगा, 20। अब ये आपका वैल्यू आ गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है CII डिवाइडेड बाय CII, CII ऑफ द ईयर इन विच यू ट्रांसफर दी एसेट। तो यहाँ पर कितना CII आ जाएगा, जिस दिन जब आपने ट्रांसफर किया 301, और डिवाइड कौन सा CII होगा, डिवाइड होगा वो CII जब आपने ये खरीदा था। तो खरीदा तो आपने 2001 से पहले था, तो 1 का CII लेना पड़ेगा 100। क्या ये मैंने सही किया है, क्या आपको लग रहा है ये मैंने सही किया, यहां पर मैंने एक गलती करी है, और ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। गलती क्या करी है, देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। मैंने यहां पर इंडेक्सेशन कर दिया, बताइए नॉन रेजिडेंट को इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे, यहां पर इंडेक्सेशन होगा या नहीं होगा, इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो इंडेक्सेशन को काटिए, यहां पर ये गलती आप एग्जाम में मत करिएगा। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन पर्पस यही है कि यहां पर आप ये इंडेक्सेशन की गलती ना कर दें। तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर केवल ये यहीं तक आएगा, इट इज नॉट रेलिवेंट। सो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से,
ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा, ये 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 6,000। अब अगर ये 6,000 आ गया तो इसका मतलब मेरा कैपिटल गेन कितना है, मेरा कैपिटल गेन है 2,000, और ये 2,000 यूएस डॉलर में है, इंडियन रुपीस में नहीं है। नाउ आई विल कन्वर्ट इनटू दी आईएनआर। तो आईएनआर में कैसे निकालूंगा मैं कहूंगा 2,000 रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, टीटी रेट ऑफ बाइंग। तो जो बाइंग रेट होगा उस दिन का, उससे मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच कम्स टू बी 69 इंटू 2,000, दैट इज रुपीज 1,38,000। क्लियर है? मैंने आपके नोट्स में, बुक्स में ये इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में चीज नहीं है, बट मैंने आपको समझाया इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पर एक बार सवाल पूछ चुका है, पता नहीं इंस्टीट्यूट फिर से कब पूछ ले। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैपिटल गेन की पूरी कैलकुलेशन एवरेज रेट से होगी, लेकिन जब फाइनल कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा तो आप उसे बाइंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एट द फॉर द डेट जिस दिन आपने ट्रांसफर किया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि यहां तक आपको कोई डाउट होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 से 56 तक के, ये मैं सब आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। आप प्लीज इसे होमवर्क में ट्राई करिएगा। होमवर्क करने के बाद अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप प्लीज मुझसे कनेक्ट करिएगा। मैं उसका सॉल्यूशन या उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिजॉल्व कर दूंगा सो दैट आपके आंसर्स यहाँ पर आ जाए। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रोक रहा हूं। मैं एक क्लास और लेके आऊंगा आपके लिए इन क्वेश्चंस की, लेकिन उस क्लास में मैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा पास्ट ईयर के जो आईसीएआई ने अपने क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं ऑन कैपिटल गेन। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने आईपीसीसी और इंटर दोनों के ही मई 2018 से एक कंपाइलेशन किया है, मतलब मैंने सारे पेपर एक्यूमुलेट कर लिए हैं। तो मैं आईपीसीसी में और इंटर में जो जो सवाल पूछे गए हैं ऑन कैपिटल गेन मई 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक के, नवंबर 20 में भी आपको पता होगा 2 अटेम्प्ट थे, एक नवंबर का था और एक जनवरी का था। तो ये मैंने कंपाइल कर लिया है, मतलब सारे पेपर मैंने एक जगह पर इकट्ठे कर लिए हैं। अब एक क्लास में, जो कि मैं इसके बाद आपके पास भेज दूंगा, शेयर करूंगा, उस क्लास में वो सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट कैपिटल गेन में पढ़ा था और ये क्वेश्चन आपके कैपिटल गेन से क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फिर आप उन क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही हो जाएगा। आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंट बन जाएंगे कि हाँ, जो हमने पढ़ा था वही चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं और वही आंसर एग्जाम में हमें लिखने हैं, उसी तरह से लिखने हैं, ताकि आप ये कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो आप पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा, उसके अलावा कोई और चीजें वहां पर आपसे नहीं पूछी जाएंगी। प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारी बातें भी करेंगे। तो जैसे ये क्लास एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस की क्लास रही, ऐसे ही वो केवल आईसीएआई पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म कर देते हैं। तब तक आप अपने होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ आईसीएआई के क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो और एक क्लास आपके साथ और शेयर की जाएगी पीजीबीपी की, जो कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको आज शाम तक मिल जाएगी। चलिएगा, आज की क्लास को यही खत्म कर देते हैं। तब तक आप अपना होमवर्क करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।